हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी के लेक्चर 3 की। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको केपलर्स लॉ के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि केपलर के तीनों लॉ में से जो थर्ड लॉ है उसका यूज न्यूटन ने किस तरीके से करके इनवर्स स्क्वायर का रूल दिया। ठीक है, तो हमने 3 लॉ के बारे में पढ़ा था केपलर्स के, फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन के बारे में देखा, फिर हमने फ्री फॉल देखा था। अभी हम बात करेंगे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नॉर्मली किसी पर्टिकुलर एक हाइट से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो टुवर्ड्स द अर्थ क्या होता है बेटा, गिरता है। तो अगर वो टुवर्ड्स द अर्थ मोशन कर रहा है, इसका मतलब वहां पर एक फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अगर गिर रहा है तो वो एक एक्सेलरेशन की वजह एक्सेलरेशन में है। अब वो जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, उसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने की वजह से कोई बॉडी जब एक्सेलरेट करती है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर फिलहाल, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, आइए थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा, ये इसको समझते हैं। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, a uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of the earth। अर्थ जब किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो वो बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स मूव करती है, इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है, यानी कि किसी पर्टिकुलर हाइट से आप उस बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, तो अर्थ के टुवर्ड्स जाती है और उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। ओके, आगे देखिएगा, कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा बेटा, यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है देखिएगा, When a body is dropped freely, जब कोई एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, यानी कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, इट फॉल, अगर वो फॉल कर रही है तो उसका फॉल कैसे होगा, इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, बट व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो तो कर देंगे, बट अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यू डिक्रीमेंट होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वो वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब बॉडी में जो एक्सेलरेशन था वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, अब इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो एक रिटार्डेशन करते हुए जाती है, और रिटार्डेशन का रेट क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? गुड। देखिएगा बेटा, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसको हम समझते हैं। तो हम पहले कुछ बेसिक सी चीजें ले लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सके। मान लो आपके पास कोई मास बॉडी है, उसका मास मान लेते हैं, कोई भी एक मास बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, कोई एक मास बॉडी है जिसका मास है m। उसको जब हम अर्थ के टुवर्ड्स फ्रीली फॉल करते हैं तो वो अर्थ के टुवर्ड्स आती है। तो हमारे पास पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी का मास और बॉडी में एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो बॉडी का मास और बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके फोर्स को बताएगा कि बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, ये बता देगा। अच्छा, यही साथ ही साथ ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। तो यहां पर मैं F की जगह इसको रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, तो यहां पर पहले मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इस वाली इक्वेशन से मैं A की वैल्यू निकालता हूं, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा,
F अपॉन m, ये हो गया। अब F की वैल्यू ये है, तो आइए मैं F की वैल्यू रख देता हूं। F की वैल्यू क्या बेटा, कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और ये m अभी डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है, तो ये m मैंने यहां लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। तो मैंने यहां लिखा a इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखिएगा ये m से ये m कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि ये इसके पास जाता है और ये कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं इसको अभी नहीं लिखता हूं, मैं पहले इसके लिए फॉर्मूला जनरेट कर देता हूं आपको, ठीक है। तो ये m से m कैंसल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये एक्सेलरेशन बन गया, तो इसी a को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने g की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट की, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और कैपिटल M यानी कि मास ऑफ अर्थ। तो हमने देखा यहाँ पर मास ऑफ अर्थ क्या लिखा है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ हमें लिखनी होगी बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब 6.4, ठीक है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका होल स्क्वायर होगा। और जब बेटा हम इसको सब कुछ कैलकुलेट कर चुके होंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाती है 9.8, ठीक है, और ये आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास g की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, g की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो 9.8 वैल्यू आती है ये फिक्स नहीं होती है, इट इज नॉट कांस्टेंट। ये नॉट कांस्टेंट यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ये क्या करती है बेटा, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब देखिएगा यहीं पे एक और डिफरेंस देखिएगा, यहां पर मैंने आपको एक और डिफरेंस क्लियर करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैपिटल G और स्मॉल g दो अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल G एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और ये एक नॉन कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू फिक्स है, क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये वैल्यू फिक्स है। लेकिन इसकी वैल्यू जो 9.8 होती है कभी 10 हो जाती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी निकालनी होगी तो हम इस तरीके का कैलकुलेशन करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हैं, ओके बेटा। आगे देखिए बात कर रहा है वेरिएशन कि किस तरीके से वेरिएशन होता है। तो देखिए अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं तो वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम। अब कह रहा है कि पोल्स पे अर्थ की रेडियस मिनिमम हो जाती है, क्या हो जाती है, मिनिमम। तो रेडियस अगर मिनिमम हो जा रही है तो डिस्टेंस कम हो जा रहा है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो अगर रेडियस छोटी हो जा रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां इंक्रीज करेगी, क्योंकि फोर्स इंक्रीज करेगा, मास तो सेम है, अगर फोर्स वहां इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन। अगेन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस बड़ी हो जाती है यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब यहां पर मिनिमम हो जाए। सो द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। तो ये तो रेडियस के फॉर्म में हो गया। और क्या होता है, लिखा है एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम जितना ऊपर जाएंगे, हम सरफेस से जितना ही ऊपर जाएंगे हमारी डिस्टेंस सेंटर से उतनी बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, तो अब डिस्टेंस बढ़ेगी एंड हेंस द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो g डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है।
आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं, ये अर्थ है, यहां पर इस पॉइंट पर, ये सेंटर है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम ग्रेविटी लगती है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर लगता है, यहां पर आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। अगर आप एज वी गो अप ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, अगर आप नीचे आएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे आएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो अगर आपके इस रिस्पेक्टेड एरिया में, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, तो अब आप देखिएगा आपका सर्कल हो गया छोटा, तो इसका मतलब अब आपकी पूरी बॉडी के मास, ये जो आउटर रिंग बन रही है, ये मास अब नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, आप केवल इतना छोटा मास कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मास में बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि मास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जी की वैल्यू में डिक्रीज आएगा। तो यानी कि आप अर्थ के सरफेस से चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, आपका जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ये याद रखिएगा हमेशा, इस पॉइंट को मत भूलिएगा। जब भी आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएं या नीचे जाएं, याद रखिएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ये चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हम मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मान लिया वहां कोई बॉडी है, उसका मास है m, ठीक है। हमें केवल क्या करना है, मून के बारे में बाकी डिटेल चाहिए, मास चाहिए और रेडियस चाहिए, जो कि हमारे पास है। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसका मास है m, ठीक है, और ये मून के सरफेस पर है, ठीक है। ये क्या है, मून के सरफेस पर है। तो हमको मालूम है कि जी, ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हमें इस बॉडी के मास की जरूरत भी एक तरीके से नहीं है। तो हम ये फाइंड कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ द इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आइए देखते हैं, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द मून कितना दिया बेटा, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। कितने केजी होता है, अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया बेटा, 1740 किलोमीटर दिया बेटा। इसको मीटर में लिख लेंगे। मीटर में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज 1740 और 30 और लगा दो। अब हम इसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा बेटा, 6.67 और इंटू 7.4 और इंटू ये 11 माइनस है और ये प्लस 22 है, तो ये आ गया 10 टू द पावर 11 अपॉन, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो हम इसको 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। तो G इज इक्वल टू, अगर हम यहां देखेंगे बेटा, G के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास G की वैल्यू क्या आएगी, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। That is 6.67, that is 6.67 into 7.4 into, अब ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी तो 10 टू द पावर 5 आएगा अपॉन, अच्छा एक चीज सॉरी, एक गलती मैंने कर दी, ये स्क्वायर है, याद रखिएगा ये स्क्वायर है। ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो ये 12 हो जाएगा ना बेटा। तो अभी मैं इसको 11 करता हूं और फिर बाद में इसको मैं 12 कर दूंगा। देखिएगा बेटा, ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है आर स्क्वायर, तो ये 11 और इसको मैंने लिखा 1.7 इंटू 1.7 और इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट किया, ये 12 ऊपर गया माइनस, यानी कि निगेटिव आ गया, तो 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर -1
10 टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है बेटा? 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है डिवाइड बाई 10 अपॉन 1.7 इंटू 1.7। अब जब इसको मल्टीप्लाई और पूरा डिवाइड किया गया तो इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया इसका एक तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। और अर्थ पर कितनी ग्रेविटी होती है बेटा? दैट इज द मून ग्रेविटी। और अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज 9.8 समथिंग होती है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर भी करता हूं तो देखते हैं कैसे कंपैरिजन होता है। तो अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो ये इससे कितने टाइम्स होता है? तो अगर मैं इसको बेसिक कैलकुलेशन करके देखूं तो ये इसके दिखते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करके देखूंगा 16 6 9 मतलब 6 टाइम अप्रॉक्स आएगा। कितना आ जाएगा? 1/6 यानी कि 6 टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, यानी कि द अर्थ्स ग्रेविटी is 6 times more than moon's gravity। इसका मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो मून की ग्रेविटी से 6 टाइम होगी। यानी कि कुछ अब आपको सिंपल, यानी कि अगर मैं बेसिक चीज कहता हूं, देखिएगा अर्थ पे जो जी है मून पे वही जी क्या हो जाएगा? 1/6। मून पे वो जी क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 का रिलेशन आता है। अब ये 1/6 के रिलेशन से होता क्या है कि आपके मास, जैसे मास तो सेम होता है, वेट में चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर, जैसे मान लीजिए कोई वेट है, कोई बॉडी है अर्थ पे, उसका वेट 60 kg आ रहा है। ठीक है, इसका मास, ठीक है, 60 न्यूटन इसका वेट है। कितना है? 60 न्यूटन वेट है। तो इस पर भाई वेट का मतलब mg, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। लेकिन जब यही चीज कहां जाएगी? मून पर, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/6, यानी कि 60/6 होने का मतलब कितना हो गया? ये अगर अपॉन 6 कर देंगे तो दैट इज अबाउट 10, तो 10 न्यूटन आ जाएगा। अब इसका मास जो है वो है, इसका मास जो होगा वो होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो चेंज आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज है तो इसका मास कितना आ गया बेटा? 6 kg मास आया। और यहां पर मास तो सेम रहेगा 6 kg, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसका वेट कितना आ रहा है बेटा? केवल 10 आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अर्थ की ग्रेविटी में और मून की ग्रेविटी में। ठीक है बेटा, तो हमें ये सारी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी है और देखते रहना कि कहीं हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा, तो आप केयरफुली सारा काम करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगर मैं आगे की बात करूंगा तो एक बार हम इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमने बात की बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी एटमॉस्फेयर में यानी कि अर्थ के अबाउट क्या करती है? फ्री होती है, फ्री फॉल करती है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नीचे गिरती है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं हम इसकी वैल्यू को बेटा 10 भी ले लेते हैं, कहीं कहीं हम क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो यानी कि जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक नॉन कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, दैट इज चेंजेबल। ठीक है, ये चेंजेबल होती है, ये बार बार चेंज हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि अर्थ की ग्रेविटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया। कैपिटल जी और स्मॉल जी में बेसिक डिफरेंस होते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। वेरिएशंस क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से डिक्रीज करेगी ग्रेविटी, आप अर्थ के सरफेस से नीचे आएंगे यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि मून पर कितनी ग्रेविटी है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, बस आपको उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट की रेडियस पता होनी चाहिए। क्योंकि ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला जनरल आ गया है, तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी प्लेनेट पे ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। ओके,
आगे हम लोगों ने ये बेसिक कैलकुलेशन की। इस बेसिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा कि मून के कंपैरिजन में अर्थ में 1/6 का चेंज आता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया बेटा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। अब आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।